गुड न्यूज़ इंडिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गुड न्यूज़ यानी अच्छी खबरों का शो, सकारात्मक खबरों का शो, ऐसी खबरें जिनका सरोकार आपसे है, जो आप ही के बीच से हैं, और ऐसी खबरें जो हम सबको प्रेरणा देती हैं। यही सब खबरें लेकर आए हैं हम अपने इस शो में। मैं हूं तेजिंदर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शैला निगार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गुड न्यूज़ इंडिया में। जैसा कि आप सब जानते हैं, गुड न्यूज़ इंडिया अच्छी खबरों का शो है। वैसे तो खबरों की दुनिया में हर खबर खास होती है, लेकिन जो खबरें आपका हौसला, आपका विश्वास बढ़ाती हैं, ऐसी खबरों को समेटकर हाजिर हो जाते हैं हम अपने इस खास कार्यक्रम गुड न्यूज़ इंडिया में। यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं आम लोगों की खास कहानियाँ। तो देर किस बात की है, चलिए शुरुआत करते हैं गुड न्यूज़ इंडिया की। भारतीय फौज का जिक्र आते ही मन में आता है ख्याल जोश का, जुनून का, जज्बे का, देश के लिए कुछ कर गुजरने का। हमारे फौजी इसी तरह से देश के लिए किसी भी समय मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन आज हम कहानी आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसे फौजी की जो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन देश के लिए कुछ कर गुजरने की चाहत अब भी उनमें यूं ही बरकरार है, और इसी वजह से वो कई युवाओं को ट्रेन कर रहे हैं फौज और पुलिस में भर्ती होने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम बात कर रहे हैं रिटायर्ड फौजी माधा सिंह की। ये फौज में काम करते थे, लेकिन उसके बाद अब ये अपने गांव वापस आ गए हैं और यहाँ पर वो युवाओं को कुशल कर रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं, ताकि अन्य युवा भी फौज में भर्ती हो सकें, शामिल हो सकें। और जो गरीब युवा हैं उनको ये मुफ्त में प्रशिक्षण दे रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो है वो फौज में शामिल हो सकें। और ये कहते हैं ना तेजिंदर, मैं अकेला ही चला था जाने पे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। उनके इस काम में अब गाँव के और लोगों का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है, और इसके नतीजे भी नजर आ रहे हैं। उनके ट्रेन किए हुए युवा फौज और पुलिस में भर्ती हो रहे हैं। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। इन शब्दों को सही रूप दिया है पंजाब के भटिंडा से 50 किलोमीटर दूरी पर बसे गांव भाई रूपा के रहने वाले एक पूर्व फौजी माधा सिंह ने। भारतीय फौज से रिटायर होने के बाद नायक माधा सिंह ने पैसे और प्रसिद्धि की लालच से दूर गांव आकर युवकों को शारीरिक तंदुरुस्ती के लिए मुफ्त ट्रेनिंग देनी शुरू की। इस ट्रेनिंग का नतीजा यह हुआ कि गांव के नौजवानों की फौज और पुलिस में भर्ती के लिए रुचि बढ़ने लगी। तो मैंने जब पता किया कि कितने बच्चे सिलेक्ट, तो पता लगा कि कोई पास नहीं हुआ है। मुझे लगा कि कितने गांव में रहने वाले कई बच्चे हैं जो पीछे रह जाते हैं। मैंने उन बच्चों से मेहनत कराने की ठानी। मैंने अपनी ट्रेनिंग सेंटर में बच्चों से मेहनत कराई, और फिर भी कुछ बच्चे रह जाते थे, लेकिन फिर से उनसे मेहनत करवाता था और वो बच्चे सिलेक्ट हो ही जाते थे। मेरी यह भी इच्छा थी कि मेरे गांव का नाम रोशन हो। लड़के लड़कियां धीरे धीरे यहाँ पर आने लगे और उनमें से अब नेशनल इंटरनेशनल के खिलाड़ी भी बन चुके हैं। पिछले 12 सालों में माधा सिंह ने अपने आप को इस काम के लिए समर्पित किया हुआ है और बिना किसी अवकाश के लगातार लड़के लड़कियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। माधा सिंह से प्रशिक्षण लेकर अब तक 85 के करीब लड़के लड़कियां फौज और पुलिस में भर्ती हो चुके हैं। इसके अलावा अनेक खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों का हिस्सा भी बने हैं। हमें स्टार्टिंग में माधा फौजी सर और हरनेक सर दोनों ही कोचिंग देते थे, और अभी हम पुलिस में हैं। हमारे एक और दीदी है जसप्रीत कौर, वो भी हमारे साथ, उन्होंने भी हमारे साथ ज्वाइनिंग की है। कहते हैं कि कुछ अच्छा करने की सोच हो और जन सहभागिता हो तो मुश्किल मंजिल भी आसान हो जाती है। माधा सिंह की इस मुहिम को परिवार और गांव वासियों का भी खूब सहयोग मिला। गांव वासियों के सहयोग से गांव में स्टेडियम और जिम्नेजियम बनाया गया, जो युवाओं के लिए काफी मददगार साबित हो रहा है। मेरा नाम है सिपाही गुरप्रीत सिंह, 16 सिख रेजिमेंट। मेरी बेसिक ट्रेनिंग इसी ग्राउंड में हुई है। हमको ट्रेनिंग माधा सिंह फौजी को सामने दिया, इधर ग्राउंड में 1 साल मेहनत करी है। माधा सिंह फौजी ने नशों से बचने का संदेशा दिया और दिन रात एक करके मेहनत कराई है। अब माधा सिंह 70 साल के हो चुके हैं, लेकिन उनके द्वारा शुरू की गई इस मुहिम को गांव के कई पूर्व फौजी और सेवा भावना से काम करने वाले 3 अन्य कोच आगे लेकर जा रहे हैं और बिना किसी लालच के नौजवानों को प्रशिक्षित कर रहे हैं।
गुड न्यूज इंडिया के लिए भटिंडा से अमृतपाल सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो शैला, माधा सिंह जी अपनी जिम्मेदारी को रिटायर होने के बाद भी बखूबी निभा रहे हैं जी। और कुछ और जिम्मेदारियां भी हैं हमारी पर्यावरण के प्रति। अक्सर हम देखते हैं कि लोग चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं और जब उनकी उपयोगिता वैसी नहीं रहती तो फिर उन्हें फेंक देते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस आदत से ऊपर उठकर सोच रहे हैं और ऐसी ही एक फाउंडेशन है ग्रीन सोल फाउंडेशन। बिल्कुल सही कहा आपने। ग्रीन सोल फाउंडेशन जो है ये रमेश धामी और श्रेयांश मिलकर चला रहे हैं। उन्होंने दरअसल जब हम जाते हैं मार्केट में जूते चप्पल ख़रीदने के लिए तो हम सोचते हैं कि नए नए स्टाइल, कौन सा स्टाइल लिया जाए, लेकिन ये नहीं सोचते कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आज भी बिना जूते चप्पल के रहते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं। ग्रीन सोल फाउंडेशन एक तरफ जहाँ पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ वो इन लोगों को, गरीब लोगों के लिए ये पुराने जूते चप्पलों को नए सिरे से तैयार करके उन्हें प्रदान कर रही है। अक्सर हम अपने लिए जूते या चप्पल खरीदते वक्त नए नए स्टाइल को ध्यान में रखते हैं, लेकिन कभी उन लोगों के बारे में नहीं सोचते जिनके पास एक जोड़ी चप्पल खरीदने तक को पैसे नहीं होते। मुंबई में रहने वाले 2 प्रोफेशनल एथलीट जो कभी साल में 3-4 जोड़ी जूते इस्तेमाल करने के बाद यूं ही फेंक देते थे, वो आज पुराने जूते चप्पल को नया रंग रूप देकर हजारों गरीब लोगों के बीच बांट रहे हैं। इन लोगों ने अपनी इस मुहिम को नाम दिया है ग्रीन सोल। 21 साल के श्रेयांश भंडारी मुंबई के रहने वाले हैं, जबकि 23 साल के रमेश धामी उत्तराखंड के रहने वाले हैं। मुंबई में रहने वाले दोनों लोग काफी समय से एक दूसरे को जानते थे। ये दोनों ही प्रोफेशनल रूप से मैराथन धावक हैं। दोनों की दोस्ती भी मैराथन के दौरान ही हुई थी और आज ये लोग मुंबई में लोगों को मैराथन रेस की ट्रेनिंग भी देते हैं। कुछ 150 करोड़ लोग ऐसे हैं इंडिया की पॉपुलेशन के बराबर जिनके पास चप्पलें नहीं हैं एज पर WHO रिपोर्ट। तो ये डायरेक्टली लिंक हो गया कि एक तरह से जूते आ रहे हैं, रिसाइकिल हो रहे हैं और उसकी डायरेक्ट नीड भी है। तो हमने राइट फ्रॉम द बिगनिंग जब हमने ये चालू किया तब से ही ये डोनेशन का मॉडल था और ये कॉर्पोरेट CSR के अंडर आता है, तो एक तरह से इसकी फंडिंग भी हो जाती है जो भी, क्योंकि ये रिसाइकलिंग की जो कॉस्ट रहती है वो कॉर्पोरेट्स से आती है और हम रिटेल भी अब चालू कर रहे हैं जिससे ये आगे स्केल अप हो। इन दोनों के इस मुहिम का चयन अहमदाबाद के एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी EDDI के लिए हो गया। यहाँ पर वो देश के चुनिंदा 30 एंटरप्रेन्योर में से एक चुने गए। ये उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था और इसके बाद इन दोनों ने मिलकर साल 2015 में ग्रीन सोल कंपनी की स्थापना की, जहाँ पर पुराने जूते चप्पलों के सोल निकालकर उनसे नए जूते चप्पल बनाए जाते हैं, जिन्हें बाद में कंपनी की मदद से जरूरतमंद लोगों के बीच मुफ्त में बांट दिया जाता है। स्टार्टिंग तो मुझे लग रहा था कि ये आइडिया क्या होगा, आई थिंक मतलब थोड़ा उन्हें इतना बिलीव नहीं कर रहा था, मतलब नॉर्मली ठीक है टाइम है तो थोड़ा टाइम दे के कर रहा था। बट अभी इस वक्त और उस वक्त को देखता हूँ तो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। आज जो आज ग्रीन सोल की स्टेज है बहुत ऊपर आ चुका है और मतलब बहुत ज़्यादा आई थिंक ये इतना यंग एज में करना और एक मतलब सोसाइटी के लिए बहुत ही अलग सा है। अपने काम को विस्तार देने के लिए वो नवी मुंबई के ही एक निजी कंपनी के पास गए, जहां पर करीब 1500 कारीगर काम करते हैं। उन लोगों को इनका आइडिया काफी पसंद आया और वो इनके साथ जुड़ गए। अब तो इनके साथ बहुत सारी कंपनियां जुड़ गई हैं। क्योंकि हमें कुछ नहीं पता था फुटवेयर के बारे में, तो बस हम रिसर्च कर रहे थे कि कहाँ जाके हमें और नॉलेज मिले। थ्रू एंड थ्रू 2-3 जनों के थ्रू ये कांटेक्ट मिला और बस यहाँ फैक्ट्री विजिट कर रहे थे हम और काफ़ी अच्छा लगा, इतनी बड़ी फैक्ट्री, और उनको भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि 50 साल से ये लोग फुटवेयर में, पर ऐसा कभी कुछ नहीं देखा इन्होंने। तो एक तरह से पार्टनर्स बन गए और उससे काफ़ी हेल्प हुई स्केल अप करने में। ग्रीन सोल पुराने जूते चप्पल इकट्ठा करने के लिए कई कंपनियों और स्कूलों में भी जाते हैं और साथ ही कई लोग कुरियर के जरिए इन्हें अपने पुराने जूते चप्पल भेजते हैं। अब उनके इस काम में कई NGO भी इनकी मदद कर रहे हैं। इसके अलावा अब ग्रीन सोल के जूतों की रिटेल भी होती है और इसे ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है। खास बात यह है कि इनके बनाए हुए उत्पाद काफी कम कीमत के हैं, जिससे कि गरीब लोग भी इन्हें खरीद सकें।
इसके अलावा ये भी है कि ग्रीन सोल को फोर्ब्स द्वारा एशिया की अंडर 30 लिस्ट में भी जगह दी गई है। ये जो चप्पलें बनाने में जो हमारा लॉन्ग टर्म गोल है कि शॉर्ट टर्म में तो हम डोनेट कर रहे हैं, वो एक शॉर्ट टर्म हो गया। लॉन्ग टर्म में हम स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खोल रहे हैं टाटा स्टील के साथ और एक दिल्ली में, जहाँ पे डिसएडवांटेजेस कम्युनिटीज़ को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और वही रिसाइकलिंग करेंगे और फिर आगे जाके डोनेट होगा। तो इसमें 3 एस्पेक्ट हो गए, पहले तो एनवायरनमेंट, सोशल और स्किल डेवलपमेंट। ग्रीन सोल का उद्देश्य है कि इस्तेमाल किए जा चुके जूतों से कूड़े का ढेर बनने के बजाय उन्हें सुधार कर जरूरतमंद बच्चों की मदद की जाए। साथ ही इनकी मदद से नए फैंसी फुटवियर्स बनाकर उन्हें मार्केट में भी बेचा जाए। आप ग्रीन सोल की वेबसाइट पर जाकर जूते दान भी कर सकते हैं, जिन्हें जरूरतमंद बच्चों की सहायता में इस्तेमाल किया जाएगा। गुड न्यूज इंडिया के लिए मुंबई से तबस्सुम मलिक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं तेजिंदर कि ये जो श्रेयांश और रमेश धामी की जो मुहिम है, ये कबाड़ से जुगाड़ का एक बेहतरीन उदाहरण है। इससे एक तरफ जहां पर्यावरण संरक्षण को बल मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर गरीबों को जूते चप्पल भी मिल रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दिखाएंगे आपको कहानी मध्य प्रदेश के रीवा के एक डॉक्टर की, जो लोगों की जिंदगियां बचाने का काम तो करते ही हैं, वो तो उनका काम है, लेकिन साथ ही वो लोगों की जिंदगियां संवार भी रहे हैं। पता है, अब डाकघरों और बैंक में भी आधार बनवाने और अपडेट करवाने की सुविधा उपलब्ध है। देश भर में 6,500 डाकघरों और 7,000 बैंक शाखाओं में आधार केंद्र है। जल्द ही 13,000 डाकघरों और 14,000 बैंक शाखाओं में आधार सेवाएं उपलब्ध होंगी। इनकी जानकारी आप uidai.gov.in या 1947 पर कॉल करके ले सकते हैं। मेरा आधार मेरी पहचान। हमारा काम था खेती में माँ की मदद करना। दिन भर की मेहनत के बाद 30-35 रुपये कमा पाता था। DDU-GKY की ट्रेनिंग के बाद पहले आए फसल काटने से कपड़ा काटने तक और फिर कंप्यूटर तक। अब मैं ऑटोकैड पर डिजाइनिंग करता हूँ। छोटी बहन की पढ़ाई करा रहा हूँ। गांव में घर भी बना लिया है। बीता हुआ कल तो बहुत पुरानी बात है, अब मैं आगे की सोचता हूँ। ऐसे ही बदल रही हैं लाखों जिंदगियां DDU-GKY की ट्रेनिंग से। आप भी कौशल पंजी द्वारा रजिस्टर कीजिए भारत सरकार की DDU-GKY और RCT योजनाओं में। ग्रामीण विकास मंत्रालय, कुशल भारत, सशक्त भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड न्यूज इंडिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर्स की भूमिका हमारी ज़िंदगी में बेहद अहम है, ये हम सब जानते हैं। डॉक्टर्स का काम लोगों की बीमारियां ठीक करना, लोगों की ज़िंदगियां बचाना है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे डॉक्टर की कहानी दिखाने जा रहे हैं जो लोगों की ज़िंदगियां तो बचा ही रहे हैं, साथ ही लोगों की ज़िंदगियां संवार भी रहे हैं। जी हाँ, अपने दर्शकों को मिलवाते हैं डॉक्टर राकेश पटेल से। ये MBBS किए हैं लेकिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जी हाँ, रीवा के बुढ़िया गांव में ये बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। और ये काम उन्होंने पहले अकेले शुरू किया था, लेकिन बाद में उनके दोस्त अहबाब भी साथ आ गए और अब समाज के लोगों का भी उन्हें भरपूर सहयोग मिल रहा है। मैं बड़े होके डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मैं पढ़ लिख कर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। पढ़ना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मध्य प्रदेश की सुदूर पूर्वी अंचल में बसा ये है रीवा जिले का बुढ़िया ग्राम। यहाँ रहने वाले डॉक्टर राकेश पटेल ने ग्रामीण बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा उठाया है। राकेश ने इंदौर से MBBS की पढ़ाई पूरी की और अब वो रीवा में प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन चिकित्सा के अपने अति व्यस्त दायित्वों के बीच वे बच्चों को शिक्षा देने का काम भी पूरी शिद्दत से कर रहे हैं। और इसके लिए उन्होंने शुरुआत की है टीच टू ईच नामक संस्था की। मेन अपना टारगेट ये रहता है कि जो बच्चे जब 5वीं पहुंच जाएं तो वो जो भी आवासीय विद्यालय हैं सरकारों के, वो चाहे केंद्र सरकार के हों या राज्य सरकार के, तो वहाँ पर उनका दाखिला हो जाए ताकि उनके घर वालों पर उनका जो आर्थिक बर्डन है वो खत्म हो जाए। पिछले 3 साल से बच्चों के बीच शिक्षा की अलग जगह रहे डॉक्टर राकेश वैसे तो यहाँ केवल 1 साल के लिए आए थे, लेकिन अब उन्होंने पूरी जिंदगी यहीं गुजारने का फैसला लिया है।
शिक्षा के प्रसार में शिद्दत से लगे इस डॉक्टर की खुशी का उस समय ठिकाना न रहा जब बुढ़िया गांव के एक छात्र का चयन नवोदय विद्यालय में हुआ। इस कामयाबी ने ग्रामीणों में शिक्षा के प्रति जुनून पैदा कर दिया। अब वे इस निःशुल्क चलने वाली क्लास को उम्मीद की नजर से देखते हैं। मैंने देखा कि यहाँ प्राइमरी एजुकेशन का बेस ही बहुत कमजोर था, तो मैं अगर उन्हें प्राइमरी नहीं पढ़ा पाऊंगा तो आगे तो पढ़ाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। इसलिए मैंने सोचा कि पहले उनको मैं प्राइमरी से उनका बेस मजबूत करेंगे और फिर कभी हमारे पास मतलब परिस्थितियां अनुकूल रही तो हम हायर एजुकेशन पे भी जाएंगे। ग्रामीण बच्चों को शिक्षित करने के लिए स्थापित किए गए इस संस्थान में डॉक्टर राकेश ने अपने समय के साथ साथ निजी पूंजी भी लगाई है। उन्होंने रीवा से सटे दूसरे कई गांवों में भी बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी संस्था की स्थापना की है। राकेश की सामाजिक सरोकारों के प्रति लगन और निष्ठा ने दूसरों को भी प्रेरित किया है और यही कारण है कि उनकी इस मुहिम को गांव वालों का भी साथ मिल रहा है। आज उनके दोस्त भी टीच टू ईच में अपना योगदान दे रहे हैं। हमारे कुछ मित्र हैं, हमारे सहयोगी हैं, वो इसमें बहुत मदद करते हैं। कुछ मतलब जो हमारे इवन मेरे मेडिकल कॉलेज के जो साथी लोग हैं वो हैं, कुछ बाद में जो साथी बने हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू या यहाँ लोकल में, वो भी हमारी मदद करते हैं। तो आजकल मतलब कई डॉक्टर्स इसमें शामिल हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं। इवन मेडिकल कॉलेज के कुछ डॉक्टर्स इसमें शामिल हैं, वो हमारी मदद कर रहे हैं। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। वास्तव में जिंदगी वो है जो दूसरों के काम आए। राकेश ने बच्चों को शिक्षित करने का जो बीड़ा उठाया है, उसने औरों को भी एक रास्ता दिखाया है और एक नई उम्मीद भी जगाई है। गुड न्यूज इंडिया के लिए रीवा से आरती श्रीवास्तव के साथ भोपाल ब्यूरो की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अगर आप क्रिएटिव हैं और आपके पास आइडियाज हैं, लेकिन उन आइडियाज को जमीन पर उतारने के लिए आपके पास संसाधन नहीं है, तो फिर उन आइडियाज की कोई वैल्यू नहीं रहती। इसी बात को समझते हुए शुरुआत हुई मेकर्स असाइलम की। यहाँ पर क्रिएटिव लोग पहुँचते हैं और अपने आइडियाज को जमीनी स्तर पर उतारते हैं। बिल्कुल सही कहा तेजिंदर। हमारे देश के युवा जो हैं उनमें प्रतिभा कूट कूट कर भरी है। बस बहुत बार होता है कि उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। जो लोग तकनीकी सोच रखते हैं और इस तरह के आइडियाज़ रखते हैं कि कुछ कर गुजरना चाहते हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे युवाओं को ये मेकर्स असाइलम एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराता है। भारत में निर्माता संस्कृति अभी भी एक अपेक्षाकृत नई अवधारणा है। मेकर स्पेस या DIY स्पेस ऐसे स्थान हैं जहां विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स, यांत्रिकी, नवाचार, आविष्कार और रचनात्मकता में रुचि रखने वाले लोग अपने सभी विचारों का क्रियान्वयन करते हैं। ये वो जगह है जहां आप अपने स्वयं के प्रोटोटाइप तैयार करते हैं, मजे करते हैं और ऐसे लोगों के साथ रूबरू होते हैं जो आपके जैसी सोच रखते हैं। ये भारत जैसे देश में एक अच्छा विचार है जहां फिलहाल इस तरह की तकनीक का खर्च वहन नहीं कर पाते। मेकर स्पेस किसी को भी उद्यमी बनने का मौका देता है, जहां हैंड टूल्स यानी उपकरण के साथ प्रोटोटाइप बनाए जाते हैं। ऐसी एक जगह मुंबई में मेकर्स असाइलम है, जिसे वैभव और अनूप द्वारा स्थापित किया गया है। जब भी किसी सर्विस ऑर्डर या कंपनी के पास जाते हैं और सर्विस देते हैं, तो हमें वो नहीं पता चलता कि बीच में हुआ क्या, और एकदम से फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है कि ये आपके लिए ठीक है कि नहीं है। पर एक इंजीनियर के लिए, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट था कि मैं उस प्रोसेस के अंदर जाके खुद से उन चीज़ों को बना सकूँ, उसको डिज़ाइन कर सकूँ और उन चीज़ों को एक्सपेरिमेंट कर सकूँ उन चीज़ों के साथ। हम लोगों ने कुछ छोटा सा एक मीटअप शुरू किया फेसबुक पे और कुछ दोस्तों को बुलाया कि चलो आते हैं संडे को और कुछ बनाते हैं टेबल्स वगैरह, क्योंकि हमें टेबल्स की ज़रूरत थी। और वहाँ से शुरू हुआ। कुछ पहले दिन कुछ 6 लोग आए और फिर उसके बाद हर हफ्ते धीरे धीरे वो अपने दोस्तों को लेकर आना शुरू कर गए। 6 से 10 हो गए, 10 से 15 हो गए और धीरे धीरे लोग बढ़ते गए और उसके बाद फाइनली हम इस जगह पे हैं जो आपके सामने है। 6000 वर्ग फुट में स्थित इस स्थान पर वाईफाई, वर्क टेबल्स, पैंट्री और प्रयोगशालाएं मौजूद हैं। असाइलम में दिए गए टूल्स में 3D प्रिंटर, लेजर कटर, CNC मशीन, इलेक्ट्रॉनिक्स लैब
और लकड़ी के काम, रोबोटिक्स, साइकिल निर्माण और मरम्मत, रैपिड प्रोटोटाइप, ओपन सोर्स कंप्यूटर एडेड डिजाइन के लिए प्रोटोटाइप टूल्स शामिल हैं। प्रयोगशालाएं दिन और रात खुली रहती हैं, जो काम करने वाले पेशेवरों को अपने सपनों की परियोजना को हकीकत में बदलने का मौका देती है। रोबोटिक्स, वुडवर्क, 3D प्रिंटिंग और ड्रोन में नवाचार इस असाइलम का हिस्सा है। सब्सक्रिप्शन की उचित राशि के साथ कोई भी इसमें शामिल होकर अपने विचारों को वास्तविकता में बदल सकता है। यहाँ पर आने वालों के लिए कक्षाएं और प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। वैसे तो काफ़ी ऐसे कोवर्किंग स्पेसेस हैं जहाँ पर कि आप सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, पर मेकर असाइलम ऐसी जगह है जहाँ पर आप हार्डवेयर और हार्डवेयर से रिलेटेड काम कर सकते हैं। यहाँ पे जिस टाइप के लोग होते हैं वे एबल टू उनके साथ कोलैबोरेशन करने में बहुत आसानी होती है। हार्डवेयर के लिए हमारे पास ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं, तो फिर हमने सोचा कि कोई एक ऐसी जगह देखते हैं जहाँ पे हमें एक ऐसा इकोसिस्टम मिले जहाँ पे हमारे जो इंजीनियर्स हैं उनको अगर कुछ हेल्प चाहिए हो, किसी दूसरे से कुछ समझना हो, कुछ कोऑर्डिनेट करना हो, वो कोऑर्डिनेट कर सके। हाल ही में मेकर्स असाइलम बोंजोल इंडिया के तहत स्टीम फैब्रिकेरियम का हिस्सा भी था। मेकर्स असाइलम में इस 5 दिवसीय आयोजन के दौरान विशेष रूप से सक्षम लोगों के काम आ सकने वाले सहायक उपकरणों के निर्माण पर काम किया गया। प्रोस्थेटिक डिजाइन, ब्रेल, व्हीलचेयर और अन्य बहुत कुछ इस कार्यक्रम का एक हिस्सा थे। इसमें जो पॉसिबिलिटी नहीं है वो मुझे ये लोग करके दे रहे हैं 3D प्रिंट के अंदर। अभी इसके अंदर मैं कुछ भी कैरी नहीं कर सकता या पकड़ नहीं सकता। अभी ये लोग जो आर्म बना रहे हैं उसके अंदर मायो इलेक्ट्रिक रहेगा, जिसके अंदर से मैं कुछ भी चीज़ उठा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। These projects are coming from the bottom side, which is from the people who need something. And then with Jugad, innovation, technology and 3D printing, for example, we can make these devices cheaper and we can customize them. मेकर्स असाइलम निश्चित रूप से एक ऐसा स्थान है जहां कोई भी अपने आइडियाज को भौतिक उत्पाद में बदल सकता है। गुड न्यूज इंडिया के लिए मुंबई से रूही मलिक और आदित्य कसारी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी के साथ गुड न्यूज इंडिया में यहाँ लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद भी अच्छी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। पता है अब डाकघरों और बैंक में भी आधार बनवाने और अपडेट करवाने की सुविधा उपलब्ध है। देश भर में 6,500 डाकघरों और 7,000 बैंक शाखाओं में आधार केंद्र है। जल्द ही 13,000 डाकघरों और 14,000 बैंक शाखाओं में आधार सेवाएं उपलब्ध होंगी। इनकी जानकारी आप uidai.gov.in या 1947 पर कॉल करके ले सकते हैं। मेरा आधार मेरी पहचान। तेजिंदर, प्लास्टिक हम लोगों के जीवन में जितना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है उतना ही ये पर्यावरण के लिए ख़तरनाक भी है और ज़रूरी है इससे निपटने के लिए। रिसाइकल इसका एकमात्र माध्यम है जिसके ज़रिए हम प्लास्टिक के प्रदूषण से जो है निपट सकते हैं। और मणिपुर के इम्फाल के रहने वाले एक पिता पुत्र ने इस प्रॉब्लम को समझा है और वो इसके लिए काम कर रहे हैं। यकीनन जिस तरीके से पहाड़ों पर खासकर प्लास्टिक की वजह से कई समस्याएं देखने को मिलती हैं, लोग वहां पर घूमने जाते हैं, अपनी चीज़ें वहां पर बॉटल्स या फिर लिफाफे वहां पर छोड़ आते हैं, ये पहाड़ों को बुरी तरह से प्रदूषित कर रहा है। इसी से निजात पाने के लिए इम्फाल के एक इंजीनियर ने एक कोशिश की। उन्होंने अपने पहाड़ को, अपने इलाके को साफ और स्वच्छ बनाने की कोशिश की। उनका साथ दिया उनके पिता ने। उनकी ये कोशिश अब उद्योग में बदल गई है और वो इससे पैसे भी कमा रहे हैं। कैसे, आइए देखते हैं। प्लास्टिक आज हमारे दैनिक उपयोग की अहम वस्तु बन गया है। तमाम खूबियों वाला प्लास्टिक जब उपयोग के बाद फेंक दिया जाता है तो ये अन्य कचरों की तरह आसानी से नष्ट नहीं होता, बल्कि एकत्रित होता जाता है और अनेक समस्याओं को जन्म देता है। जिन देशों में जितना अधिक प्लास्टिक का उपयोग होता है वहाँ समस्या उतनी ही जटिल है।
चिंता की बात तो ये है कि प्लास्टिक पर निर्भरता लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में प्लास्टिक कचरे का निपटान निहायत जरूरी हो गया है। प्लास्टिक कचरे का निपटान पर्यटक क्षेत्रों के लिए और भी खास हो जाता है, क्योंकि यहाँ आने वाले पर्यटक अक्सर प्लास्टिक बैग खाने का इस्तेमाल तो करते ही हैं, साथ ही प्लास्टिक कचरे में इजाफा भी कर रहे हैं। प्लास्टिक कचरे को ठिकाने लगाने के लिए अब तक कई उपाय किए जाते रहे हैं, जिनमें से एक है प्लास्टिक रिसाइकलिंग। मणिपुर के एक इंजीनियर ने प्लास्टिक कचरे को निपटाने के लिए रिसाइकलिंग की ऐसी ही एक मुहिम चला रखी है। मणिपुर के इम्फाल के सदोकपम इतोम्बी सिंह प्लास्टिक रिसाइकलिंग के काम में करीब 1 दशक से जुटे हुए हैं। प्लास्टिक ऐसा कचरा है जिसका निस्तारण कठिन है। इसको ठिकाने लगाने का एक ही उपाय है, वो है प्लास्टिक रिसाइकलिंग। कुछ साल पहले तक हम यहाँ प्लास्टिक के कूड़े को सिर्फ इकट्ठा करते थे और उसे रिसाइकलिंग के लिए बाहर भेज देते थे। मणिपुर के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से कंप्यूटर एप्लीकेशंस में ग्रेजुएट इतोम्बी अपने जिले को लोगों के रहने के लिए बेहतर स्थान बनाना चाहते हैं। उन्होंने 2007 में SJ प्लास्टिक इंडस्ट्रीज की स्थापना की थी और तभी से इस इलाके में प्लास्टिक के रिसाइकलिंग के काम में जुटे हुए हैं। गुनाकांता ने अपने बेटे के साथ इस काम की शुरुआत एक छोटे से एंटरप्राइज से की थी। ये प्लास्टिक की बोतलें एकत्र करते थे और फिर उसे दिल्ली और गुवाहाटी में भेजा करते थे, जहां प्लास्टिक रिसाइकिल प्लांट थे। धीरे धीरे उनकी ये कोशिश रंग लाने लगी। उन्होंने नई मशीनें खरीदी और उनकी मदद से खुद अपने यहाँ रिसाइकलिंग का काम शुरू कर दिया। वो बताते हैं कि प्लास्टिक की रिसाइकलिंग बहुत आसान है और हमें इसे लेकर लोगों को जागरूक बनाने की जरूरत है। अब हम अपने यहाँ ही प्लास्टिक के कचरे से अलग अलग सामान बना रहे हैं। हमें प्लास्टिक पर निर्भरता कम करनी होगी ताकि प्रदूषण से मुक्ति मिल सके। इस समय प्लास्टिक रिसाइकलिंग से जुड़े उनके प्लांट में 35 रेगुलर स्टाफ हैं, जबकि 6 लोग यहाँ दिहाड़ी पर काम करते हैं। इस कंपनी की शुरुआत 1.5 लाख रुपए के निवेश से की गई थी, जबकि आज इसका टर्नओवर सालाना 1 करोड़ रुपए से ऊपर है। कुल मिलाकर सदोकपम इतोम्बी सिंह और पिता सदोकपम गुनाकांता की ये कोशिश इस बात की परिचायक है कि हमें पहल करने की जरूरत है। रास्ते खुद ही बन जाते हैं। गुड न्यूज इंडिया के लिए इम्फाल से एन नंदो सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तेजिंदर, बहुत सारे ईमेल्स, बहुत सारे संदेश हमारे दर्शक हमें भेज रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों, इतने सारे ईमेल हमें भेजने के लिए। हम इन सभी ईमेल्स को, इन सभी पत्रों को तो अपने प्रोग्राम में शामिल नहीं कर सकते क्योंकि वक्त की नज़ाकत है, लेकिन कुछ संदेशों को हमने जरूर शामिल किया है। आइए देखते हैं। अनिल FJ लिखते हैं, बहुत शानदार और प्रेरणादायी कार्यक्रम। दूसरे चैनलों को भी डीडी न्यूज से सीखना चाहिए। शाबाश डीडी न्यूज, कृपया इसे जारी रखें। आपकी पूरी टीम को मेरा सलाम। राजस्थान के सीकर जिला के कृष्णकांत चेजारा लिखते हैं, मैं हर संडे नाइट को आपका गुड न्यूज इंडिया प्रोग्राम देखता हूं। मैं और मेरा परिवार सब मिलकर इस प्रोग्राम को देखते हैं। इस बार हमारे सीकर से असहाय बच्चों की साहस भरी कहानी दिखाई तो विश्वास ही नहीं हुआ कि आपके प्रोग्राम में भी हमारे सीकर की न्यूज आ सकती है और सीकर की इन बेटियों को आपके माध्यम से समाज देखेगा और प्रेरणा लेगा। आप आगे भी सकारात्मक खबरें दिखाते रहें और इस प्रोग्राम का टाइम थोड़ा ज्यादा किया जाए ताकि समाज में सकारात्मक न्यूज ज्यादा पहुंचे। आपने एक बात कही थी कि जो लोग जीवन से निराश होकर खुद के भाग्य को कोसते हैं, उन्हें खुद पर भरोसा रखना चाहिए। ये बात मेरे दिल को छू गई। आपके द्वारा इस न्यूज को अपने प्रोग्राम में जगह देने के लिए मैं गुड न्यूज इंडिया की पूरी टीम को दिल से धन्यवाद देता हूँ। शिवम मंगरोलिया ने लिखा है, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है। अब मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ तो मुझे नई ऊर्जा मिलती है। लेकिन ये केवल आपका नहीं, हमारा भी प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के जरिए हम बेहतर भविष्य के बारे में सोच सकते हैं। धन्यवाद गुड न्यूज इंडिया। तो इसी के साथ गुड न्यूज़ इंडिया के हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। लेकिन आप सभी को हमारा ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है, आप इसी तरह से हमें लिखते रहिए। आपके ढेरों ईमेल, ढेरों लेटर्स हमें मिल रहे हैं और यकीन मानिए बहुत अच्छा भी लग रहा है। लेकिन आगे भी आपके ऐसे ही ईमेल्स का हमें इंतज़ार रहेगा, क्योंकि ये जो आपके ईमेल हैं, ये जो आपके पत्र हैं, ये हमारा हौसला बढ़ाते हैं, कुछ और अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ऐसे ही पत्र हमें लिखते रहिए। हमारा ईमेल ID है ddgoodnewsindia@gmail.com। और यकीन मानिए जब आपके संदेश हमारे पास आते हैं तो हमारा हौसला बहुत बढ़ता है
और इसके अलावा आप ट्विटर और फेसबुक के जरिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और साथ ही अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी है जो आपको लगता है कि हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकती है, तो आप हमें ज़रूर लिखिए और हो सके तो उसका वीडियो बनाकर भेजिए। अगर वो वीडियो हमारे मानकों पर खरा उतरेगा तो हम उसे अपने इस प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। तो इसी के साथ हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।